वेरी गुड। यही कोडी साइकिल था हमारा। उसके बाद हमारा न्यू है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब जो ये नया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि अभी हम लोग जितने भी मेटाबॉलिज्म पढ़े हैं, क्रेब्स साइकिल रहे, ग्लाइकोलाइसिस रहे, कोई भी रहे, तो वहां पे हम क्या देखें कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी समवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है? तो इससे पहले जो रिएक्शंस देखे, क्रेब्स साइकिल देखे, चाहे ग्लाइकोलाइसिस देखे, तो वहां पे आपने बहुत जगह वो ध्यान नहीं दिया, बट वहां पे क्या हो रहा था, NADH फॉर्म हो रहा था, FADH2 फॉर्म हो रहा था। तो ये जो लगातार फॉर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो होंगे ही, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी का रोल अदा करने के बाद कहीं ना कहीं वो यूज्ड होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इसको यूज कर रहा है। जो पहले प्रिकर्सर्स बने हैं, NADH2, FADH2, ये सब जो भी बने हैं, तो उसको ये यूज कर रहा है। तो अब यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट फर्स्टली हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन भी बोलते हैं, तो ETS, ETC भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, या चेन भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस फॉर्म हुआ है NADH या FADH2, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, मेनली रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। उसके बाद क्या होता है कि वहां से जो, जब वो टूटता है तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन्स का कंजम्पशन होता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर ATP रिलीज होता है हमारे बॉडी में। जो ATP फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, या एनिमल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं। तो वही है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम लिटरली मीनिंग पे जाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की। तो अब हम जब लिटरली मीनिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन सभी को जानते हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई ना कोई एक सिस्टम के तहत वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब लिटरली मतलब आप यही समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये चेन का मतलब कि एक वैसा चेन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको कोई ना कोई वाया मीडिया की जरूरत होगी, तो कोई ना कोई वाया मीडिया के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट दे, तो ये जो सिस्टम है, ये जो चेन है, उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम देखें यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जो प्रिकर्सर्स बना है NADH जो पहले बन चुका है, ग्लाइकोलाइसिस में बना है, या हमारा क्रेब्स साइकिल में बना है, तो वो यूज्ड हो रहा है यहाँ पे। उसके यूज्ड होने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है, और वो जनरेशन, जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक पाथवे के तहत ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो उसको ही हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। मैम PDF नहीं खुला हुआ है। PDF नहीं खुला हुआ है? ओके। मैम PDF ओपन कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। अब हो रहा है? अभी हो रहा है ना? विजुअल है ना? यस मैम, ओके डन। ओके। ओके। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सिस्टम के तहत, एक चेन के तहत, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं, या सिस्टम बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ठीक है, वो हम मान लिए कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस एक चेन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल दिए, या सिस्टम बोल दिए। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो पहले जो हमारा रिएक्शन हो चुका है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, इधर वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस रहे या फिर क्रेब्स साइकिल रहे, तो उनका रिएक्शंस में आप देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज फॉर्म हो रहे थे। एक मिनट। तो अब डिफरेंट चीजें फॉर्म हो रहे थे, तो अब क्या फॉर्म हो रहे हैं? तो क्या है कि जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में डिफरेंट डिफरेंट चीज फॉर्म हो रहे थे, जैसे NADH हो रहा था, FADH2 हो रहा था, ये सब प्रिकर्सर्स है, पहले ही बन चुका है।
अब इसका यूटिलाइज कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब ये जो NADH है और FADH2 है, ये क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में जाता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाता है, और वहां पे क्या करता है, हाइड्रोजन का रिमूवल करेगा, कोई भी चीज करेगा। तो वहां पे क्या करेगा कि कोई भी चीज फॉर्म कर रहा है, चाहे वो और इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है या फिर हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो वो सारा चीज यूटिलाइज हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, रिडक्शन, तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का भी जनरेशन होगा। वही जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है वो एक किसी खास पाथवे से कहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर वो फाइनल यूटिलाइज हो रहा है। वही पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, यहां तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना भास्ट दिखता है, अगर आप समझ गए तो वो उतना ही नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, जो हमारा पहले ग्लाइकोलाइसिस है, ये क्रेब्स साइकिल है, वहां पे बहुत सारे NADH या FADH2 फॉर्म हुए, तो उसका जो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, वहीं से। आपका आवाज बहुत कट रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ ऋतिक? नेटवर्क अनस्टेबल है, ठीक है, तो इसलिए आवाज कट रहा है। जहां पे मेरा आवाज थोड़ा ग्लिचेस हो तो फिर से बताइएगा, हम वो बात फिर से रिपीट कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये आप समझ गए कि इंट्रो पार्ट आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। उसके बाद अब उसका एक रिएक्शन है जो आपको याद करना पड़ेगा। नो, अब ये फिगर देखिए, आप फिगर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? यस मैम। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 4 स्टेप में ETS होता है। 4 स्टेप क्या क्या है? तो फर्स्टली ये जो होता है हमारा टोटल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ATP का जनरेशन करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में, एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ पावर हाउस, इसलिए हम इसको बोलते हैं, एनर्जी जनरेट करता है, ATP का जनरेशन करता है। तो अब ये कैसे करेगा, तो ETS ETC के तहत ही करता है, ETS के तहत ही करता है, इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम के तहत ही करता है। तो जितना भी NADH बना है, FADH बना है, वो क्या होता है, फाइनली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसी को ऑक्सीडाइज्ड करता है। अब मान लीजिए कि आप इतना नहीं समझ में आएगा, तो अब आप समझिए कि आपके घर में कोई आया, ठीक है, तो आपके घर में कोई आया, तो घर में आया, मान लीजिए वो घर से जब जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, घर से कोई बहुत पहले, अभी तो कोई नहीं देता, पहले के जमाने में घर आपके घर में कोई गेस्ट आया तो वो क्या करते थे, जाते समय क्या करते थे, पैसा देके जाते थे। पैसा देते थे। देके जाते थे, बहुत सही। अब अभी कोई नहीं देता, बट पहले के जमाने में वो कुछ पैसा देके जाते थे, ठीक है। तो पैसा जो देते थे तो क्या होता था, आपके लिए वो क्या बन जाते थे, महान बन जाते थे। वैसी बात है, आपको पैसा देके गए तो आपके लिए वो सोर्स ऑफ महान, इनकम, आपके लिए महान बन जाते थे वो। तो वो क्या है कि आप उसके ऋणी बन जाते थे और वो महान बन जाते थे आपके नजरों में। उसके बाद जब नेक्स्ट बार जब भी आएंगे वो आप उनको बहुत ज्यादा इज्जत देंगे, तो वो अदर बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे वो आपको पैसा दिए तो वो क्या हुआ, उनके पास पैसा कम हुआ, लेकिन वो पैसा आपके पास बढ़ गया, आप उनका ऋणी बन गए, ठीक है। अब वो जो पैसा दिया वो क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, सेम चीज आप उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि NADH आता है, वो क्या किया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, खुद को ऑक्सीडाइज हो गया और किया, H+ रिलीज किया, और आपको हाँ H+ रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया, और आपको पैसा दिया, आप ऋणी बन गए। तो अब ऋणी बन गए मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गया। तो वो जो हाइड्रोजन उसको जनरेट किया, वो हाइड्रोजन क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को पास कर जाता है, प्रोटॉन है वो पास कर गया, और जो इलेक्ट्रॉन बचा वो क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स एक कैरियर पथवे के तहत वो लास्ट तक जाता है, लास्ट कॉम्प्लेक्स तक जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ उसके बाद सेकेंड स्टेप तुरंत होता है, वहां पे भी क्या होता है कि FADH
फिर आया वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ FAD में, जो NAD ऑक्सीडाइज्ड हुआ था NAD प्लस में, और FAD भी सेम ऑक्सीडाइज्ड हुआ FAD में। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकला, दोनों में इलेक्ट्रॉन निकला और दोनों में हाइड्रोजन निकला। तो जो हाइड्रोजन निकला वो क्या हुआ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को पार कर गया, कैरियर प्रोटीन्स को पार कर स्पेस गया। में जाके स्टोर हो गया। क्या बोले, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके स्टोर हो गया, वही बोले। वो हाँ, वो उसको चैनल्स को पार कर गया, वो उसका कोई यूज नहीं है, वो निकल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बचा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, थर्ड स्टेप में दोनों एक पाथवे के तहत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ NADH ऑक्सीडाइज हुआ NAD प्लस प्लस H प्लस में, और ये H प्लस क्या हुआ, इस और एक चैनल्स के तहत निकल गया। वैसे ही FADH में क्या हुआ, FAD में ऑक्सीडाइज हुआ और ये H निकल गया। अब यहाँ पे ये तो H का दिख रहा है, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो जो आपको पैसा मिला वो कहीं ना कहीं जाएगा बाद में। जब आप बहुत बच्चे होते हैं वो पैसा कौन ले लेता, आपको मिलता तो ठीक है, फिर मम्मी छीन लेती है। तो सेम चीज यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो पैसा मिला, फिर वो क्या होता है कि दोनों एक पाथवे के तहत पहले यहाँ पे जाता है। ये जो क्यू है, यूबिक्विनोन के लिए क्यू लिखा गया है, वो एक चैनल है बस टाइप का, मतलब एक पाथवे जहाँ से इलेक्ट्रॉन होके गुजर रहा है। तो पहले वो यूबिक्विनोन में जाता है, फिर वहां से वो क्या होता है, साइटोक्रोम C में जाता है, और फाइनली क्या होता है कि ये जो फोर्थ चैनल है, फोर्थ के बाद वो निकल के ऑक्सीजन उसको के साथ रिएक्ट करके ATP जनरेट करता है। यही जो पाथवे है, इसको ही हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज में आते हैं। तो सेकेंड स्टेप तक हम लोग पढ़ लिए कि क्या हो रहा है कि FADH2 भी ऑक्सीडाइज हो रहा है FAD में। उसके बाद क्या है कि थर्ड स्टेप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जहां पे दोनों ऑक्सीडाइज हुआ, दोनों को पैसा मिला, तो अब क्या हुआ कि पैसे को स्टोर करेगा। तो अब उसको स्टोर करने के लिए क्या हुआ, मम्मी चालाकी की, मम्मी क्या बोली, पैसा दे दो, हम अच्छे से रख देंगे। तो दोनों बच्चों से पैसा मांग ली मम्मी, और उसको एक जगह पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन खुद का सामान नहीं, खुद का सामान नहीं, मम्मी से भी कोई पैसा छीन लेगा। तो अब वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन में जाके स्टोर हो गया। अब यूनिक्विनोन में क्या है कि वो भी कैरियर प्रोटीन से वहां पे जो स्टोर हुआ है। अब मम्मी से भी पैसा कौन ले गया, पापा फिर कुछ कुछ बोल दिए कि अरे हमको ये खरीदना दिस दैट करके, तो तुम्हारा यही सामान ला देंगे। वो क्या हो गया, ले लिए। तो अब वहां पे क्या हुआ है कि वहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकल के थर्ड कॉम्प्लेक्स में निकल गया, और फिर थर्ड से होते हुए वो फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक आता है, और फोर्थ में के बाद जब वो निकलता है तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है और ATP जनरेट करता है, और वही ATP बाद में आपका सेलुलर रेस्पिरेशंस में या फिर चाहे जो भी चीज में यूज्ड होता है, और आपको एनर्जी का सोर्स मिलता है। ठीक है, तो यही पूरा हमारा ETC है या ETS साइकिल है। अब इस साइकिल को देखिए, फिर आप समझिए। पहला ये हमारा स्टेप है, पॉइंटर दिख रहा है सभी को, पॉइंटर दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. हमारा 4 चैनल है। एक जो बड़ा बड़ा ब्लू दिख रहा है वो हम देखते हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है कि NADH और FADH ये दोनों कहाँ से आया, ये हमारा अर्लियर फॉर्म हो चुका है ग्लाइकोलाइसिस में या ग्लाइकोलाइसिस में, जो भी मेटाबॉलिक चीज है वो पहले से फॉर्म्ड है। तो अब ये क्या हुआ कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ, खुद को ऑक्सीडाइज्ड किया NAD प्लस में और H प्लस में। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज हुआ तो दोनों हुआ, FADH भी ऑक्सीडाइज किया खुद को Fa में, और इसके साथ जो हाइड्रोजन हुआ वो क्या हुआ कि इस चैनल को पार कर गया, इंटर मेम्ब्रेन को पार कर गया। तो अब ये जो इंटर मेम्ब्रेन को पार कर गया, वो उसका फिर हिसाब नहीं रखना, वो एम्बेडेड हो गया, उसका बहुत सारा यूज हो गया, प्रोटॉन पंप में यूज होगा या दूसरे चीज में यूज हो गया। हमको मेन यहाँ पे क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हुआ, पहले में हुआ, दूसरे में हुआ। तो अब पहला वाला और दूसरा वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके स्टोर हुआ, यहाँ पे कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, वो है हमारा यूबिक्विनोन, उसका नाम है। तो क्यू में जाके स्टोर हुआ, क्यू में भी टेम्पररी स्टोर हुआ, परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ। फिर वो क्या हुआ कि थर्ड के साथ वो निकला और साइटोक्रोम C में जाकर स्टोर हुआ, वहां पे भी वो फाइनल स्टोर नहीं हुआ। फिर वो 4 चैनल्स को निकलते हुए कहाँ आया,
ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट किया और उसके बाद वो क्या किया, एटीपी जनरेट किया, जो फर्दर यूज्ड हुआ सेलुलर रेस्पिरेशंस में, अगर वो एनिमल्स है तो, नहीं तो प्लांट्स अगर हो रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस में। किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? No, ma'am. किन्हीं को भी? मैम ये साइटोक्रोम सी में जाने के बाद प्रोसेस बता दीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आया क्यू में, फिर देखिए फिर यहाँ से भी क्यू में आया, दोनों स्टोर हुआ, उसके बाद फिर 3 में जाके फिर वो कहाँ गया, साइटोक्रोम सी में गया, साइटोक्रोम सी से होते हुए वो फिर 4 में आया, फिर 4 के बाद वो रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है, और यही जो कंप्लीट फाइनल रिएक्शन हुआ है, ये पूरा एक रिएक्शन अगर दिखाएंगे तो ये ऊपर में दिया है, NADH प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस एटीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट इनिशियल्स में है। तो क्या रिएक्शंस हुआ, ऑक्सीडाइज फॉर्म में NAD प्लस मिला है, प्लस एटीपी मिला है, प्लस H2O मिला है। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन है। तो रिएक्शन जनरली नहीं पूछा जाएगा, आपको स्टेप्स ही पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और मेनली जो आपको इम्पोर्टेंस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आया भी तो 1-2 मार्क्स में आएगा। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, हो सकता है कि क्वेश्चंस नया करने के लिए आपको दे दे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, तो आपको पढ़ना सारा कुछ है। ओके, कोई दिक्कत किन्हीं को? हाँ या ना बोलिए। No, ma'am. ओके, तो अब ये हो गया हमारा। तो अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, तो अब सिग्निफिकेंस क्या है कि बहुत ज्यादा जो NADH बना, NADP बना, चाहे जो भी बना, तो उसका फर्स्टली ये यूटिलाइज कर लेता है, क्योंकि आपके बॉडी में कोई भी चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में जैसे ही बचने लग जाएगा तो क्या होगा, कोई ना कोई डिसऑर्डर्स बनने लग जाएगा आपके बॉडी में। हमारे बॉडी में क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट पे भी रहने पे डिसऑर्डर्स होता है, और डेफिशिएंसी पे भी डिसऑर्डर्स होता है। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी एनर्जी बच रहा है, जो भी एनर्जी करेंसी है, उसको क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, और इसका और जो एटीपी जनरेट किया वो फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशंस और फोटोसिंथेसिस में यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन जेनेसिस वर्ड जहां पे भी रहे तो उसमें समझ जाना है कि वो कुछ का जनरेट हो रहा है, कोई भी चीज जनरेट हो रहा है। लाइसिस वर्ड जहां रहे तो उसका मतलब है कि ब्रेक डाउन हो रहा है, Breakdown. ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि ग्लूकोज नया फॉर्म कर रहा है, इसका लिटरली मीनिंग यही है कि नया फॉर्म हो रहा है। अब फॉर्म कहाँ से हो रहा है ग्लूकोज, तो ऑब्वियसली हमको लगता है कि ग्लूकोज कहाँ से फॉर्म करेगा, ऑलवेज फ्रॉम कहाँ, हेक्सोज से या कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। तो वो कहाँ से हो सकता है, प्रोटीन से भी हो सकता है, कोई भी चीज नॉन सुगर मॉइटी से हो सकता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में मेनली क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज है बट नॉट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ये किसी भी चीज से हो सकता है, कोई भी नॉन सुगर प्रिकर्सर से हो सकता है, कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मोइटी से हो सकता है, इवन फ्रॉम प्रोटीन्स। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत? ग्लूकोनियोजेनेसिस No, क्या ma'am. है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? बाकी लोग इतने म्यूट क्यों हैं, किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैम आवाज बहुत कट कट के आ रही है, क्या बोले? आवाज ही नहीं जा रही है मेरी, सारे को नहीं जा रही है या फिर किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है? मैम नहीं, कट मैम, कट के आ रही नहीं, है। मैम, अभी तो सही आ रही है। नहीं बपड़ी मुख के आता है मैम। बफरिंग हो रही है, ओके, क्या ही कर सकते हैं, नेटवर्क ग्लिचेस बहुत है आज, छोड़िए। तो अच्छा, ETS समझ गया ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ है? जिनको भी प्रॉब्लम है वो YouTube पे क्लासेस देख लेंगे, वहां पे आवाज क्लियर होगा तो फिर वहां पे समझ लेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड कर रही हो मैम आप अपना वीडियो? हाँ, हम डेली करते हैं, जितना भी आपका क्लासेस होता है वो सारा वीडियोस वहां है। ओके, थैंक यू मैम। तो
ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ गए कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन है फ्रॉम नॉन शुगर प्रिकर्सर्स। ओके, कोई दिक्कत? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है समझ गए सारे को? अब इसका स्टेप क्या है? आपने ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप याद किया है सारे कोई? ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप याद किए हैं सारे लोग? Yes, ma'am. तो ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या था? Pyruvate. पाइरुवेट। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? जस्ट विपरीत है उसका ग्लाइकोलाइसिस का, जस्ट विपरीत है ग्लाइकोलाइसिस का। इसका जो स्टेप है मतलब पायरुवेट पाइरुवेट से से ग्लूकोज फॉर्म स्टार्ट होता होकर है। ग्लूकोज पहुंच जाएगा। आप एक बार ग्लाइकोलाइसिस हम लोग देखते हैं, ठीक है? कार्बन पॉइंट देखिए और ये कार्बन ग्लाइकोलाइसिस था हमारा। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ये बनते बनते 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुवेट, ये हमारा था 10। अब हम इसमें जाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप लिखने आपको नहीं आएगा, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शंस में आएगा 1-2 नंबर में कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, यही आएगा। तो वो आप समझ गए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? मेनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन Yes, फ्रॉम ma'am. नॉन कार्बोहाइड्रेट Formation of कंपाउंड। glucose from non-sugar. हाँ, तो अब इसका स्टेप जो है वो क्या है कि जस्ट अपोजिट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। अब हम देखते हैं इसका स्टेप कहाँ गया। ये देखिए, अगर आप इधर से चलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर अगर इधर से चलेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है? ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से आप चलते हैं ग्लूकोज से चलेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट अगर ये रिवर्स वे में चलेगा तो ये Glycolysis क्या हो रहा है? है। ग्लाइकोलाइसिस है। और इसको ही जस्ट विपरीत कर दिए तो क्या बन गया? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो एक याद रखेंगे, आपको ये भी याद रख जाएगा, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस अगर याद रखेंगे तो बस एरो उल्टा कर देंगे, बाकी ये सेम बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पाइरुवेट से क्या बना? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और ये सिर्फ फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स भी लग रहे हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। तो पाइरुवेट से क्या बन रहा है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर उससे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर उससे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,6 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये कंटिन्यू हो जा रहा है। आप सिंपल इसको अलग से याद नहीं करना है, ग्लाइकोलाइसिस याद करना है आपको। ग्लाइकोलाइसिस लिख देना है और ऊपर से क्या करना है कि एरो बस उल्टा कर देना है, ठीक है? और बाकी कुछ नहीं करना है। कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस? तो अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। हाँ, ग्लूकोज तो बहुत जगह प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या पाथवे है? तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और हम कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज भी नहीं ले रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है और हमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के तहत क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं डाइट में, तो वो क्या करता है कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी मिले। सेम चीज, और कुछ नहीं करता है। तो अब जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनिशियली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या डायबिटिक कंडीशंस में है, उसमें आप ज्यादा ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, फास्टिंग में है, तो उसमें क्या है कि आप जो भी चीज ले रहे हैं उसको वो क्या कर रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के तहत ग्लूकोज में बदल रहा है और आपको इंस्टेंट में एनर्जी दे रहा है। तो यही है मेनली हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे का सिग्निफिकेंस। और कुछ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में किन्हीं को? ग्लूकोनियोजेनेसिस में किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो मैम, हाँ बोलिए। नहीं समझ मैम ग्लूकोजेनेसिस। सिर्फ ग्लूकोनियो स्टेप आप समझाए नहीं, बस वो थोड़ा देखो। क्या किए? स्टेप आपके लिए स्टेप उतना नहीं ना बताया मैम। बोले तो ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट विपरीत है। ग्लाइकोलाइसिस हम 5 बार बता चुके होंगे क्लास हाँ में, हाँ, उसके जस्ट यस विपरीत मैम, है। ग्लाइकोलाइसिस तो आ ही गया समझ में। हाँ, तो बस उसके जस्ट ओके मैम। विपरीत है। अब इसका स्टेप तो देखिए पहले। देखिए ग्लाइकोलाइसिस यहाँ से स्टार्ट हो, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप में जाएंगे तो ये प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस आएगा, ठीक है? और उसके जस्ट विपरीत में अगर आप एरो डाल देंगे तो ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जस्ट उसके अपोजिट में है। तो सेम स्टेप है, स्टेप में क्या गड़बड़ी है?
अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉस्फोराइजेशन, फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल है। जैसे इससे पहले आप क्या पढ़े, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का अगर बनता है 1,6 बाइफॉस्फेट में, तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा था, फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जब हम उल्टा जा रहे हैं तो क्या है कि यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव आउट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव आउट हुआ तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यही है। और ये हम ज्यादा विस्तार में इसलिए नहीं बताए क्योंकि इसका स्टेपिंग नहीं आता है एग्जाम में, अभी तक में नहीं आया, आई थिंक आएगा भी नहीं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए सिर्फ यही बताएं कि ये ग्लाइकोलाइसिस का अगर आपको स्टेप याद है, अच्छे से आप समझ गए थे, तो इसको लिखना आपको आसान है, बस एरो उल्टा कर देना है। ओके ओके मैम, ओके। ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना या स्टेप लिखना है मैम? ग्लाइकोलाइसिस में जो हम दिखाए फिगर में वैसे ही बनाना है, उसके साथ जो भी फिगर बना दे तो हो जाएगा ना। ग्लाइकोलाइसिस देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, तो उसका सारा एंजाइम्स के साथ याद कीजिए आप, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हर चीज के साथ याद कीजिए आप। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कभी भी 16 मार्क्स में या 15 मार्क्स में नहीं आएगा या 10 मार्क्स में नहीं आएगा, जब भी आएगा 1-2 नंबर में आएगा, बहुत हुआ तो 4 नंबर में आएगा। तो ये सब उतना प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोल रहे हैं क्लास में इंपॉर्टेंट है, तो उसको टोटल एज इट इज याद कीजिए। ग्लाइकोलाइसिस से आपको यहाँ पे भी फायदा हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस सेम चीज उतर रहा है, तो वो याद करके रखिए। अगर उतना भी याद नहीं होता तो सिंपल ये याद रखिए, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट हो रहा है, आप पूरा स्टेप पढ़े हैं, तो 6 फॉस्फेट क्यों लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन पार्ट अपार्ट कर रहा होगा। तो अगर आपको इतना ध्यान में है तो उतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो याद रखिए। अभी भी किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। ओके, नो मैम। यहाँ तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़े। अब लास्ट है फैट्स। तो फैट्स में आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है फैट्स का, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक फैट्स हम नेक्स्ट डे, नहीं तो हम थोड़ा फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म पार्ट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो फैट्स क्या है, वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है? insoluble, वाटर इनसॉल्युबल है। आप देखे होंगे कि जो भी तेल है या घी है वो पानी में कभी घुलता नहीं है, जैसे पानी में देंगे वो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बन के ऊपर में तरने लग जाता है, इस टाइप से फॉर्म करता है, दैट इज लिपिड्स है वो। तो अब ये क्या है कि वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर है, तो इसलिए ये लिपिड्स या फैट्स क्या है कि प्रोटीन वोटीन से सबसे अलग है, क्योंकि वो लोग इजिली डाइजेस्ट वाटर में घुलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इजिली वाटर में मिक्सअप नहीं होता, इसीलिए ये क्या है कि थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में। तो अब ये क्या होता है कि बहुत जल्दी स्टमक और इंटेस्टाइनल कंटेंट के साथ मिक्सअप नहीं होता। तो अब ये क्या है कि एक तो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी है, तो अब इसमें क्या है कि अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसका क्या होता है कि इमल्सिफिकेशन होता है, मेनली इमल्सिफिकेशन होता है, बाइल जूस इस पे काम करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करता है। जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है, बड़ा ग्लोब्यूल्स है, उसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देता है। अब जो छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा तो क्या होता है कि ड्रॉपलेट का साइज का जो आ गया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है इंटेस्टाइन। तो इस टाइप से फैट्स का डाइजेशन होता है। बाकी इसको फिर से इनिशिएट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल करेंगे। तो अभी फिलहाल में सारे लोग वीडियो ऑन कीजिए और क्लासेस, एक मिनट।